बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। कैलकुलस में हम चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 9.8 हमारी कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 9.8 में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे डैट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय शेल मेथड। हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं बाय यूजिंग शेल मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि शेल मेथड क्या है, सिलेंड्रिकल शेल किसे कहते हैं, ठीक है, और फिर फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करने का। तो व्हाट इज सिलेंड्रिकल शेल? सिलेंड्रिकल शेल, हाउ कैन वी डिफाइन सिलेंड्रिकल शेल? सिलेंड्रिकल शेल इज अ सॉलिड रीजन. Cylindrical shell is a solid region between two consecutive cylinders, having same height, एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेल जो है ये आपके पास एक ऐसा सॉलिड रीजन है, एक सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जो दो कंसेक्टिव सिलेंडर्स के दरमियान होता है और उन सिलेंडर्स की कंसेक्टिव नहीं दिस इज कंसेंट्रिक तो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स के दरमियान होता है जिनकी हाइट सेम होती है एंड लुक लाइक एज। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सिलेंडर है ये और दूसरा एक सिलेंडर इसके आउटर साइड पर है। दिस वन। तो ये दो सिलेंडर हैं जो कि कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक सर्कल आप पढ़ते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक जैसा होता है। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर चूँकि आपके जो सिलेंडर्स हैं उन सिलेंडर की बेस और ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों सर्कल की शक्ल में होंगे। तो दोनों का सेंटर एक जैसा होगा, दोनों की हाइट जो है वो भी एक जैसी होगी, ठीक है। बस फ़र्क होगा तो इनके रेडियसेस के दरमियान फ़र्क होगा। अंदर वाले जो सर्कल है सिलेंडर है उसका रेडियस R1 है मिसाल के तौर पर, और बाहर वाले का अगर रेडियस R2 है, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों सिलेंडर्स के दरमियान का ये वाला जो रीजन बनता है, दिस रीजन, ये जो सारा आपके पास रीजन बनेगा, दिस रीजन शोज सिलेंड्रिकल शेल। मज़ीद वजाहत के लिए ये कुछ फिगर्स आपके सामने आ रही हैं, इन फिगर्स को आप देखें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से पता चल जाएगा। तो ये आपके पास होता है जी सिलेंड्रिकल शेल। अब अगली बात ये है कि आपके पास सिलेंड्रिकल शेल मेथड से वॉल्यूम आप किस तरह मालूम करते हैं उसका फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। फार्मूले का प्रूफ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय शेल मेथड जब आपकी रेवोल्यूशन होगी अबाउट वाई एक्सिस, अगर आपने अपनी कर्व को अपने जो एरिया है उसको वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करने के बाद जो चीज़ आपको नज़र आती है वो शेल बनता है, तो उसका वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला ये होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a to b 2 पाई x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा,
अमूमन आमतौर पर आपने देखा अभी जो जितने मेथड पढ़े हैं उसमें अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वाई की आती है, डी वाई हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर काम उल्टा है। जब वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो सारी टर्म एक्स की आएंगी, ठीक है। और जब आप यहाँ पर अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करते हैं अपने एरिया को, तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा 2 पाई इंटू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई। क्लियर होगी बात ये? तो ये आपके पास फार्मूला हो गया शेल मेथड से वॉल्यूम मालूम करने का, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि जब आप एरिया को रिवॉल्व करेंगे तो आपके पास शेल बनता हुआ नजर आएगा, एक सिलेंड्रिकल शेल बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि आपने यहाँ पर इस मेथड को इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो जो मेन प्रॉब्लम है कि आपको ग्राफिंग थोड़ी सी पता आनी चाहिए। ग्राफिंग आती होगी तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपकी बुक में से एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल को मैं आपको दो मेथड से करके बताऊंगा। एक तो आज का ये जो मौजूदा आपका टॉपिक है सिलेंड्रिकल शेल मेथड से, देन सेकंड उसको मैं वॉशर मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा। आपको पता लगेगा कि यहाँ पर दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशर भी बनती होगी और शेल भी बनता नज़र आएगा आपको। तो मैं ज़रा बुक पकड़ लूँ। ले बेटा, आपकी एग्जाम्पल नंबर 32 है, पेज नंबर 444 के ऊपर आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय revolving the area enclosed by the curve y is equal to x square minus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 3 about y axis, ठीक है। आप जब इस एरिया को x is equal to 1 से लेकर x is equal to 3 के दरमियान इस कर्व में और इस लाइंस के दरमियान जो एरिया बनता है, जब आपने उसको रिवॉल्व करना है अबाउट y एक्सिस, तो आपने बताना है कि जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। y is equal to x square minus 1 का ग्राफ क्या है? आपने देखा y is equal to x square का ग्राफ आपने देखा होगा। y is equal to x square का ग्राफ ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to x square। कुछ ग्राफ आपको ज़बानी थोड़े बहुत याद कर लेने चाहिए। अब आपका माशाल्लाह लेवल काफ़ी अच्छा ऊंचा हो गया है। अब x square -1 है ना ये, तो -1 का मतलब ऐसे 1 यूनिट नीचे ले आए, ठीक है। +1 होगा तो 1 यूनिट ऊपर चले जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पर जब x 0 होगा यहाँ पर, तो y कितना आएगा? -1। तो -1 कहाँ पर आएगा? नीचे। नहीं बेटा, अब आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा y is equal to x square minus 1 का, इसको देखते हुए वो कुछ इस तरह बनेगा। y is equal to x square minus 1 का ग्राफ आपने बनाना है। दिस वन, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा y is equal to x square minus 1 का, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ x एक्सिस 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो 2 पॉइंट है ये इसके x इंटरसेप्ट कराते हैं, यानी यहाँ पर जहाँ पर y 0 है। अगर y को यहाँ पर 0 पुट कर लिया जाए तो आप देखें यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी +-1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर x -1 है और यहाँ पर x आपका +1 है। अब उसने कहा एरिया आपने मालूम करना है x is equal to 1 से लेकर x is equal to 3 के दरमियान। ये x is equal to 1 आ गया, यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर x is equal to 3 है, ये लाइन x is equal to 3 को शो कर रही है। तो इस कर्व में और ये इस लाइन के दरमियान ये जो एरिया बना है, इस एरिया को आपने रिवॉल्व करना है y एक्सिस के अबाउट। अब देखो, जब आप इसे y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे यहाँ से पकड़कर, तो यही चीज़ आपको इधर भी नजर आएगी, ठीक है। तो यानी ये चीज़ आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी, यही आपको इधर नजर आ रहा होगा, यही एरिया आपको इधर नजर आएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब आपने जब यहाँ से इसको रिवॉल्व करवाया, तो रिवॉल्व कराने के बाद आपको देखें यहाँ पर शेल बनता हुआ नजर आएगा। अब वो शेल कैसे बनेगा वो जरा देखिएगा। देखें, आपने इस पैराबोला के ऊपर दोनों साइडों पर कोई सा 2 पॉइंट मार्क कर लें, कहीं पर भी। मैं कहता हूँ आप यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, चलें यहाँ पर, ये अब इधर यही पॉइंट मार्क कर लें। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो एक सर्कल आपके पास ये बनेगा, बन गया। इसी तरह ही आप यहाँ पर इस लाइन जो आउटर कर्व है उसके ऊपर भी एक पॉइंट मार्क करें, यहाँ पर भी, और बिल्कुल यहाँ पर भी मार्क करें। इन दोनों को भी मिला दें तो ये आपका आउटर सर्कल, बड़ा सर्कल बनेगा, वो ये आ जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। अब आप गौर करें कि क्या ये आपके पास एक शेल बनता, सिलेंड्रिकल शेल बनता नज़र नहीं आ रहा? ये आपका इनर सर्कल की वर्टिकल लाइन, ये, और ये आउटर सर्कल है,
यानी ये आ गया आपके पास सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास यहाँ पर इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो सिलेंड्रिकल शेल मेथड से मालूम करेंगे। अच्छा, जहाँ तक आपके पेपर करने की क्वेश्चन करने का आता है, क्वेश्चन करने में सिर्फ आप इतना चाहे एक्सप्लेन ना करें, कर देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर 2 फिगर बनानी पड़ेंगी। एक तो इधर वाला पहली फिगर जो मैंने शुरू में बनाई कि एरिया बनाया, उसके बाद सेकंड फिगर में आप ये जो अब फिगर नज़र आ रही है इसको सेकंड फिगर के तौर पर आप बना देंगे। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, इसमें जो चंद एक लाइनें आपने लिखनी है वो ये है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे व्हेन वी रिवॉल्व shaded area in फिगर 1। फिगर 1 कौन सी होगी? जो मैंने शुरू में बनाई है पहले अभी, मतलब जो जिसमें मैंने सिर्फ इस तरफ का एरिया शेड किया था, सिर्फ इधर वाला। व्हेन वी रिवॉल्व शेडेड एरिया इन फिगर 1 अबाउट y axis we see that solid of revolution produce cylindrical shells. So to find volumes we use cylindrical shell method. ठीक होगी बात ये। अब ये सिलेंड्रिकल शेल मेथड से हम सॉल्व करेंगे और वॉल्यूम वी का फार्मूला आएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर इस्तेमाल होगी। देखो वाई एक्सिस के अबाउट आप मालूम कर रहे हो, वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करने का फार्मूला ये है, तमाम टर्म एक्स की आएंगी। ठीक है, 2 पाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना एरिया है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करते हैं तो यहाँ पर तमाम टर्म एक्स की और डी एक्स क्यों इस्तेमाल हो रहा है। आप देखो जो एरिया आपने शेड किया है वो शेल बनेगा कब? सिलेंड्रिकल शेल भाई बनेगा ही तब जब आप वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो शेल तब बनेगा जब आप इसे एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया मालूम करना होगा। अगर आपने सिलेंड्रिकल शेल बनाना है और एक्स एक्सिस के अबाउट बनाना है तो फिर जाहिर सी बात है आपकी जो शेल की हाइट होगी, मतलब ऐसे शेल बनेगा नीचे की तरफ, तो फिर आपकी ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो वाई एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी 1 से 3 x इंटू एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? हमारी कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास 2 पाई इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस यहाँ पर बन गया एक्स का स्क्वायर बाई 2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 1 से 3। अपर लिमिट आप पुट करें, अपर लिमिट पर इसका आंसर बनेगा वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2 पाई, अपर लिमिट पर इसका आंसर आएगा 64 नहीं सॉरी 3 की पावर 4 81/4 माइनस आगे बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9/2। ये आपके अपर लिमिट पर आंसर आ गया माइनस लोअर लिमिट 1 पर इसका आंसर आएगा 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2। तो ये आपके पास वॉल्यूम वी आ जाएगा 2 पाई, ये एलसीएम आप ले लेंगे 4 एलसीएम आएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी इधर 81 माइनस 2 9 18 माइनस ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा 1 माइनस 2 डैट इज माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। वो 81 में से 18 को आप माइनस कर देंगे। ये बेटा थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर नीचे आएगा एलसीएम 4 के बराबर, तो अब आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ये 4, ऊपर बन जाएगा 64/4 डैट इज 16 2 32 पाई क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया इस कर्व का बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल शेल मेथड से।
इसी को अगर आप करते हैं यहाँ पर वॉशर मेथड से तो फिर जरा देखिए ये बेटा, अब हम इसी क्वेश्चन को अगर वॉशर मेथड से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वॉशर मेथड। देखें वॉशर किसे कहते हैं, मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ये वाली जो फिगर है आपकी, ये एक बड़ा सर्कल है, आउटर सर्कल, ये इनर सर्कल है, इनके दरमियान ये इस तरह की फिगर जो बनेगी, दिस इज़ कॉल्ड वॉशर। ठीक है, वॉशर आपने अपनी काफ़ी मरतबा ज़िंदगी में देखी है, इस तरह की जो वॉशर बनी होती है। आप देखिए यहाँ पर वॉशर बन रही है। वॉशर हमेशा बनेगी तब जब आपका आउटर सर्कल, एक बड़ा सर्कल है, एक इनर सर्कल है, यानी दो कर्व आपको दी हुई है। ठीक है, अब वॉशर मेथड से जो आपने वॉल्यूम मालूम करना है और वो वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करना है, तो वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करना है तो यहाँ पर फिर हमें लिमिट चाहिए वाई की। ठीक है, वाई की। अब वाई के लॉन्ग आप ये टोटल एरिया बनता है, ये एरिया है, तो मिनिमम यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पर वाई कितना है 0, अरे मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है कि वाई की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 का स्क्वायर -1 डेट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा ये। तो y की जो लिमिट्स होंगी, इंटीग्रेशन होगी, वो 0 से 8 तक होगी। ठीक है, और वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला क्या है, वॉशर मेथड से वॉल्यूम v मालूम करने का फार्मूला होता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू b पाई टाइम आउटर कर्व का स्क्वायर, आउटर कर्व का स्क्वायर माइनस इनर कर्व का स्क्वायर, इनर कर्व का स्क्वायर। और अगर आप यहां पर मालूम कर रहे हैं y क्लास इंटीग्रेशन तो ये dy आएगा, और दूसरी ये जो आउटर कर्व और इनर कर्व होंगी ये भी इन टर्म ऑफ y लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये होगा क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे जी कि यहाँ पर वॉल्यूम v आएगा, वॉल्यूम v बाय यूजिंग वॉशर मेथड। अब इसमें वो तमाम चीज़ें थोड़ी सी पहले लिखनी पड़ेंगी अगर आप इसे वॉशर मेथड से कहते हैं कि व्हेन वी रिवॉल्व दी एरिया शोन इन दी figure about y-axis, then the solid of revolution produce washers, so we use washer method to find the volume. That in this case वो ये होगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 8। नहीं बेटा, अच्छा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो आउटर कर्व आपकी बनेगी, दो कर्व है ना, एक ये वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू 3। अब ये जो x इज इक्वल टू 3 है इसको हमने इन टर्म ऑफ y लिखना है, कैसे लिखेंगे। अच्छा आप लिखते हैं ना समटाइम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि y एक फंक्शन f है। अगर इसे लिखा हो x इज इक्वल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर इन टर्म ऑफ x लिखना हो तो इसे लिखते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। बात समझ आ रही कि नहीं? इन द सिमिलर वे अगर आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को लिखें तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y है, तो यहाँ पर जो आपके पास ये x इज इक्वल टू 3 लाइन है, ये आउटर कर्व बनेगी, यहाँ पर वो आएगी f ऑफ y का स्क्वायर माइनस इनर कर्व g ऑफ y का स्क्वायर इंटू dy। अच्छा अब ये देखें वॉल्यूम v इज इक्वल टू 0 टू 8 पाई टाइम एफ वाई, यहाँ पर एफ वाई आएगा 3 का स्क्वायर माइनस जी वाई। इनर कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पैराबोला। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू g ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, यही मैंने उधर लिखा है आपके पास, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। दिस इज इक्वल टू 0 टू 8, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस ये आपके पास आ जाएगा कट के y माइनस 1, ये आ जाएगा डी वाई। 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया, ये आ गया आपके पास 0 टू 8 8 माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, जाने जरा हो जाए फिर उसके बाद बताते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर बस आपने अब इंटीग्रेशन करनी है, ये आ जाएगा पाई 8y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 0 टू 8। अपर लिमिट पर आंसर इसका आएगा 64 माइनस 64 ओवर 2। लोअर लिमिट पर ये सारा 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 64/2, एलसीएम ले लेंगे आप, ये इसके साथ कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 32 पाई। तो आप देख सकते हैं सेम आंसर आएगा। वहाँ पर अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से कि आप कहेंगे जी हम तो ये करते थे कि f को जब दूसरी तरफ लेके जाते थे तो x आ जाता था f इनवर्स y के बराबर। चलिए अगर आप इस तरह भी सोचते हैं तो उस तरह भी सोच लें
यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, मतलब ये देखें ना, आपके पास जब y इक्वल टू 3 होता तो आप क्या लिखते थे उसे, तो आप इसे ऐसे लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ऐसे लिखते हैं ना। तो यार इसी तरह सिमिलर यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 3 लिखा है तो उसे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इक्वल टू 3, ठीक है। और अगर इसे एफ इनवर्स y के केस में भी लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन का इनवर्स वही होता है खुद ही दोबारा, ठीक है। तो उस सेंस में भी आप चले जाएं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो खैर जी, आज के लेक्चर में आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय शेल मेथड किस तरह मालूम करते हैं। फिर उसका आपने देखा कि शेल मेथड के केस में वॉशर मेथड को भी हमने इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थोड़े से ये ज़रा कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा ये है कि पिछले लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह ये जो आने वाले लेक्चर्स हैं वॉल्यूम के, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर चीज़ों का गैप होता है वहाँ पर भी चीज़ें समझ नहीं आती। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय शेल मेथड से आपकी एक्सरसाइज में जो मौजूद क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।